क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि रहमान डकैत की मौत का जिम्मेदार हमजा अली मजारी नहीं था, बल्कि उसके मौत का जिम्मेदार खुद रहमान डकैत का बचपन था। क्योंकि उसके बचपन में कुछ ऐसे कांड हुए थे जिसके वजह से वो इमोशनली इतना ज्यादा टूट गया था कि वो इमोशनली कमजोर बन गया, और इसी की वजह से हमजा उसे मैनिपुलेट कर पाया। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहली चीज जानेंगे कि हमजा ने उसे मैनिपुलेट किया कैसे। दूसरी सबसे बड़ी चीज, वो मैनिपुलेट हुआ ही क्यों, उसके अंदर की वो खामियां क्या थी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो उन खामियों को कैसे दूर कर सकता था। और चौथी सबसे बड़ी चीज कि उन खामियों से आप क्या अपनी लाइफ में सीख सकते हो। तो बिना देर किए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो बिल्कुल साइकोलॉजी से भरी हुई है, बहुत सारा नॉलेज है इसमें। तो एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप लोग अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हो। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक रिएक्शन चैनल खोलूं जिसपे लो एफर्ट कंटेंट हो बट एंटरटेनमेंट काफी अच्छा खासा हो। कमेंट्स में बताना फायर स्पीड ट्रैक्स पे मैं सोच रहा हूँ। खैर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। रहमान डकैत एक ऐसा कैरेक्टर जो कि धुरंधर 1 में आया भाई, बिल्कुल बंदे ने तबाही मचा करके रख दी, लेकिन उसके एक डीप डाउन ट्रेट को किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो बंदा ना धुरंधर का सबसे ज्यादा ब्रोकन कैरेक्टर था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमजा ब्रोकन कैरेक्टर नहीं था, हमजा ब्रोकन था, लेकिन वो अपने ब्रोकन बिहेवियर से कोप अप कर गया था। लेकिन रहमान वो एग्जांपल है कि वो अंदर से टूट गया और वो टूट करके उससे कोप अप नहीं कर पाया। क्योंकि रहमान डकैत दिखने में जितना ज्यादा फियरलेस, स्ट्रॉन्ग और ऑरा फार्मर कैरेक्टर लगता था, वो अंदर से उतना ही ज्यादा इमोशनल और छोटे बच्चे जैसा कैरेक्टर था। इसीलिए तो हमजा ने उसे मैनिपुलेट किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमजा ने उसे मैनिपुलेट किया कैसे, उसकी कमजोरियां क्या क्या थी जिसकी वजह से वो हमजा के मुट्ठियों में आ गया। सबसे पहले हॉस्पिटल का ही सीन तुम लोग पकड़ सकते हो। यहाँ पर हमजा खड़ा हुआ है, रहमान डकैत आता है, अपने बेटे के पास जाता है, उसका बेटा मरा हुआ है और अपने बेटे को देख करके वो रोता है। लेकिन नोटिस करना, जैसे वो बाहर निकलता है तो उसका रोना बंद हो जाता है। वो एक सिगरेट सुलगाता है और सिगरेट फूंकते हुए हमजा के सामने खड़ा होता है और बोलता है, ये मेरे बेटे का खून है जी। और उसका यही एक स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट नहीं है ये दिखाता है कि वो किस तरीके से किसी भी मौत को अपने ईगो पे ले लेता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज तुम्हें सर्कल होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर हमजा जो था वो रहमान डकैत की नस को ना बहुत पहले ही पकड़ लिया था। अगर तुम धुरंधर 2 मूवी के लास्ट में देखोगे तो ऑलरेडी जस्सी को ऐसे सिखाई जा रही होती कि भैया रहमान और उजैर ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल कैरेक्टर है। अगर तुम लोगों ने इनको इमोशनल कर दिया तो इनको तुम कभी भी ट्रैप कर सकते हो। और इसी रीजन की वजह से जसकीरत ने खुद रहमान डकैत के बेटे को मारा था। या एग्जैक्टली इस वाले सीन में जहाँ पर हमला होता है, यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं थी जिसमें उसके बेटे को गोली लग सकती थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसका बेटा मरता है उसके चेस्ट पे गोली लगी हुई होती है, और वो तो भाई उल्टा लेटा हुआ था तो चेस्ट पे गोली लगेगी कैसे। ऑब्वियसली उसे हमजा ने मारा था, इसलिए कि वो भाई रहमान डकैत को इमोशनल कर सके। और साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, अगर कोई इंसान इमोशनल है तो उसका ग्रीफ विंडो नाम का मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। मतलब वो इंसान का 60% लॉजिकल जजमेंट वो स्लो हो जाता है, अब वो इमोशनली सोचना शुरू कर देता है। और यही चीज तो हमजा ने फायदा उठाया। हमजा ने उसके बेटे को इसलिए मारा कि वो भाई उसके टीम में एंट्री ले सके, क्योंकि यहाँ पर अब रहमान इमोशनली सोचना शुरू कर देगा। इसलिए जब रहमान इसके सामने आता है और यहाँ पर जब हमजा से सवाल पूछना स्टार्ट होता है, देन हमजा इसको इंटरव्यू की तरह लेता है। ध्यान से देखो, हमजा से ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता कि तुमने गन चलाई या नहीं चलाई, उससे बस इतना पूछा जाता है कितने लड़के थे। लेकिन यहाँ पर हमजा लोगों को बताने के साथ साथ गन का भी पूरा का पूरा डिटेल दे देता है। 3, एक के पास ग्लॉक थी, एक के पास उजी, एक के पास AK-47, एक का कुंडा कटा हुआ था। उसकी ये सब करने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई उन लोगों की नजरों में ये आ सके। सिंपली हमजा वहाँ पर इमोशनल गेम खेलता है, ये बोलता है कि भाई आप लोगों ने हम बलूचों के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना तुम, यहाँ पर हमजा ना थोड़ा सा अपना लॉजिक देने के साथ साथ रहमान डकैत को अप्रिशिएट करता है। आजादी से लेकर आज तक पाकिस्तान में हम बलोचों को कभी अपना हक नहीं मिला, आपने हमें पहचान दिलाई। और यही अप्रिशिएशन ना आगे चल करके अभी रहमान के कैरेक्टर को बहुत बड़ा बनाती है। और यही रीजन है कि रहमान डकैत हमजा को अपनी टीम में शामिल कर लेता है बिना डिटेल से उसके पास्ट को जाने बिना। और ये इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है अभी आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ से रहमान के लेवल 1 मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। लेकिन अब हम लेवल 2 पे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब रहमान को चाहिए होता है बदला। लेकिन उससे बोला जाता है कि भैया तुम बदला ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जमाली बोला होता है कि बदला लेना मत बेटा बिल्कुल भी, क्योंकि बदला लेने जाओगे तो भैया हमारी जो पार्टी वो डूब के किनारे हो जाएगी। इसीलिए रहमान का मन ना अंदर से बहुत मचल रहा होता है बदला लेने के लिए, क्योंकि है तो वो इमोशनल कैरेक्टर,
लॉजिकली तो वो सोचेगा नहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, और क्योंकि वो गैंगस्टर है तो उसका ईगो भी बहुत ज्यादा है, तो भाई उसको बदला चाहिए होता है, इसीलिए वो यहाँ पर ना तड़प रहा होता है और हमजा बस उसकी नब्ज पकड़ के बैठा होता है। उसे पता ही होता है कि भैया ये बंदा तड़प रहा है, इसलिए यहाँ पर रहमान जब सबसे पूछने के लिए आता है कि सिचुएशन में हमें क्या करनी चाहिए, तो जान करके हमजा ऐसा एक्सप्रेशन देता है, अपना पोस्चर चेंज करता है कि भाई रहमान उसे ही नोटिस करे। इलेक्शन के बाद वो चुन जीतना जरूरी है, वरना सब बंद हो जाएगी भाई। और फाइनली रहमान उससे नोटिस करके उससे बोल देता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर हमजा 4 फॉर्मूला रूल का यूज करता है, जो कि साइकोलॉजी में बहुत ही भयानक रूल है, जिसके 4 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप है कि तुम स्टांस लो। तू मेरी जगह होता तो क्या करता? बदला लेता। दूसरा स्टेप है कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। और अगर आप इलेक्शन जीतने के मकसद से बदला नहीं ले रहे हैं तो आप ये इलेक्शन कब का हार चुके हैं। तीसरा स्टेप है रीजनिंग दो। बाबू ने इसी वक्त में हमला किया क्योंकि उसे यकीन है कि इलेक्शन के चलते पीएपी आपको कभी जवाबी हमला नहीं करने देगी। असलियत ये है कि वो बिल्कुल तैयार नहीं बैठा होगा। और चौथा स्टेप है लालच देके तारीफ करो। आप बलोचों के रहबर हैं, बादशाह है। बादशाह अगर इंतकाम न ले तो बेइज्जती पूरे कौम की होती है। और अब लियारी में हुकूमत शेर बलोच की होगी। ये 4 स्टेप सेम रहमान डकैत के सामने हमजा यूज करता है, और इन चारों स्टेप से यहाँ पर जो रहमान है वो पूरा का पूरा मैनिपुलेट हो जाता है। और अगर इन्हीं स्टेप से कोई भी इंसान इमोशनल है, जो कि बहुत लॉजिकल नहीं सोचता है, तो उसे कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। क्योंकि इसी फॉर्मूले का केवल इस वाले सीन में हमजा नहीं यूज करता, वो अगले वाले सीन में भी यूज करता है। याद करो, जहां पर उजैर, हमजा और रहमान बैठे हुए होते हैं, रात वाला सीन होता है, जहां पर हमजा रहमान पूछता है कि मुझे उन बड़े लोगों से दोस्ती बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमजा यही फॉर्मूला क्यों यूज करता है, उसको रहमान को मैनिपुलेट क्यों करना होता है। क्योंकि उसे ये चीज क्लियरली पता होती है कि रहमान को बस एप्रिसिएशन चाहिए। रहमान को अगर मैं थोड़ा सा एप्रिशिएट कर दूंगा तो रहमान मेरी बात मानेगा, और यही चीज होता भी है। ध्यान से देखो, रहमान को जब ये मैनिपुलेट करता है तो रहमान मुस्कुराते हुए जाता है, और यहाँ पर वो मैनिपुलेट भयानक तरीके से हो जाता है। अब आते हैं तीसरे लेवल का मैनिपुलेशन, जो कि आता है यहाँ पर पॉलिटिकल रैली में। यहाँ पर रहमान पॉलिटिकल रैली में पहुंच चुका है, वो चुनाव जीत चुका है, और यहाँ पर एक खनानी ब्रदर आकर के उसके कान में फुसफुस करता है कि भाई देखिए लोग कितने पागल हैं, आप खुद की पार्टी बनानी चाहिए। और यहाँ पर सबसे डम्ब मूव हमें रहमान का देखने को मिलता है। ध्यान से देखो, रहमान क्या किसी से पूछा कि मुझे खुद की पार्टी बनानी चाहिए, या फिर रहमान घर पर जाकर के बैठ के सोचा इसके बारे में कि मुझे अपनी पार्टी बनानी चाहिए। उस बंदे के कान में सीधा भर दिया गया, उसे अप्रिशिएट करके। अगर आप साथ हैं तो इस बार के नेशनल इलेक्शंस भी पीएपी जीतेगी। आप जैसा निगहबान वहाँ हो तो हम बेफिक्र अपना काम जारी रख सकते हैं। कोई सियासत में आने का नहीं सोचा। अरे जनाब देखिए पब्लिक की हरकत देखिए। वो बंदा बिना कुछ सोचे समझे सीधा जमाली से बोल देता है कि मुझे लगता है कि मुझे एक पार्टी बनानी चाहिए, जो कि इतना डम्ब मूव होता है, बट रहमान की एक बड़ी डीप फिलोसॉफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा होता है। लेवल 4 ऑफ मैनिपुलेशन, जो कि होता है जब रहमान जाता है आईएसआई मेजर इकबाल के पास। ये सीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रहमान की वैल्यू को बहुत ही ज्यादा गिरा देती है। यहाँ पर रहमान डकैत पहले अपने स्टैंड लेता है कि मैं अपनी कौम के साथ धोखा नहीं करूंगा, लेकिन मेजर इकबाल उसे बहुत कोशिश करता है मनाने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है। पावर और मनी एक ऐसा पर्सपेक्टिव था जो कि रहमान को पूरा का पूरा किसी के तरफ भी झुका सकता था। मैं खुद जरवारी साहब से आपकी हिमायत करूंगा। मतलब अगर रहमान को तुम पावर की लालच दे दो तो रहमान किसी को भी धोखा देने के लिए तैयार हो जाएगा। और यही चीज बताता है कि ये बंदा ना किसी के ऊपर ट्रस्ट करता है और ना ये खुद ट्रस्ट वर्दी है, जो कि अभी इसके बचपन की चीजों से मैं तुमको बताऊंगा। इवन आईएसआई मेजर इकबाल के सामने जब ये आकर के बैठता है तो इन दोनों में बात भी बड़ी राइवलरी की तरीके से होती है। दोनों नॉर्मली बात भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर रहमान को झुकना पड़ता है केवल और केवल पावर के भूख की वजह से। लेकिन अब यहीं पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्यों रहमान डकैत ऐसा रिएक्ट कर रहा था, क्यों उसे इतना ज्यादा मैनिपुलेट करना आसान था। इवन सबसे बड़ी चीज मूवी के एंडिंग में जब यहाँ पर हमजा अली मजारी, जो कि रहमान डकैत की मदद कर चुका है, रहमान डकैत की एसपी चौधरी अस्तम से जान भी बचा चुका है, लेकिन रहमान को 4 सेकंड नहीं लगे ये पता लगाने में कि हमजा उसके साथ धोखा कर रहा है। वो कार में जब बैठ के जा रहा होता है तो गाड़ी रोकने को बोलता है, तो हमजा गाड़ी नहीं रोकता है, लेकिन तुरंत यहाँ पर रहमान को
पता चल जाता है कि वो धोखा दे रहा है। अगर इस पोजीशन पे उजैर होता तो क्या वो ऐसा सोच पाता? नहीं, उजैर भाई अंधा बिलीव करता हमजा के ऊपर कि चल हमजा जहां तू ले जाएगा वहां मैं चलूंगा। लेकिन यहाँ पर रहमान बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये रहमान के एक डार्केस्ट सीक्रेट को रिवील करती है कि भाई ये बंदा ट्रस्ट ही तो नहीं करता किसी के ऊपर, जो कि यहाँ पर पॉजिटिव चीज थी, लेकिन ओवरऑल पर्सनालिटी में एक नेगेटिव ट्रेट ऐड करता है। तो अब वही हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि क्यों रहमान डकैत ऐसा क्यों था, और इसका जवाब छुपा है उसके बचपन में। बचपन में जब रहमान डकैत की जिंदगी में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि रहमान डकैत एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी माँ को मार दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था किसी और आदमी के साथ, और उस आदमी से रहमान पैदा हुआ था। और जब आपको पता चलता है कि यार तुम अपनी माँ के बेटे तो हो, लेकिन तुम जिससे पैदा हुए हो, जिस बाप से, वो बाप तुम्हारा है ही नहीं, और वो जो बाप है वो पूरे समाज का सबसे ज्यादा नकारा बाप है। देन रहमान को फील होता है कि यार उसके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई रहमान यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेप उठाता है और अपनी माँ को मार देता है। लेकिन हम इसको बहुत ब्रूटल मानते हैं, लेकिन अगर हम रहमान के पर्सपेक्टिव से सोचें कि वो उस समय कितना ज्यादा टूट चुका था। क्योंकि साइकोलॉजी में एक थ्योरी होती है, अटैचमेंट थ्योरी। जब भी बेटा पैदा होता है एंड माँ के साथ 5 से 10 साल बिताता है, देन माँ ही वो सबसे पहली ह्यूमन होती है अपने बच्चे के लिए जिससे वो लव फील करता है। लेकिन यहाँ पर रहमान की सिचुएशन में जब भी वो 15 से 20 साल की एज में था, तब जब भी वो अपनी माँ को मारा, देन उसकी वो अटैचमेंट थ्योरी नाम की जो चीज थी वो तो टूट के पूरी की पूरी खत्म हो गई। जब उसे प्यार फील करना था अपनी माँ से, तब वो प्यार फील ही नहीं कर पाया, वो धोखा फील किया, और यही चीज उसके अंदर एक ऐसा इमोशन पैदा कर दी कि वो आगे चल के किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाया। और यहीं पे दूसरा सबसे बड़ा ब्रेक डाउन आता है, क्योंकि जिंदगी में अपने पिता का ही ना होना। एक्चुअली सबकी जिंदगी में जो बाप होता है वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन रहमान डकैत की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपली बोलूं तो उसको कोई गाइड करने वाला नहीं था, उसने जो भी रास्ता बनाया खुद बनाया। इसीलिए रहमान डकैत के हिसाब से पावर और पैसे से बड़ी और कोई भी चीज नहीं होती है। अगर किसी को दांव पे भी लगाना पड़ जाए पावर और पैसे के लिए, लगा देगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जब उसका बेटा मरता है। यहाँ पर जब तुम देखोगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जैसे वो अपने बेटे के पास आता है, वो बेटे को देख करके रोता तो है, सिसक सिसक के रोता है, लेकिन बाहर आता है तो उसका रोना बंद हो जाता है। और यहीं से आप लोगों की सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रहा हूँ। आप लोग पूछोगे कि रहमान डकैत दिखने में तो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना ज्यादा ऑराफुल कैरेक्टर था, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि वो अंदर से टूटा था। और यही आती है साइकोलॉजी की सबसे बड़ी थ्योरी, जिसका नाम है रिएक्शन फॉर्मेशन। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें इंसान जो फील करता है उसका अपोजिट इमोशन दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर इंसान अंदर से प्यार का भूखा है ना, तो सामने सबको कोल्ड दिखाएगा कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर इंसान अंदर से डरता है तो बाहर से वो अपने आप को फियरलेस दिखाएगा। और यही रहमान का बिहेवियर था। रहमान जो है उसको वैलिडेशन चाहिए था, लेकिन बाहर से दिखाता था कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। रहमान को अंदर से डर लगता था, लेकिन वो बाहर दिखाता था कि वो कितना ज्यादा फियरलेस है। इसीलिए ये वाली सीन में मैं बोला कि जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है तो उसका रोना गाना बंद हो जाता है, वो सिगरेट फूकने लग जाता है। और इसी को बोलते हैं इमोशनल कंपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब तुम अपनी लाइफ में इतना ज्यादा दुख महसूस कर चुके हो कि वो दुख अब तुम्हारे अंदर दब सा गया है। अब तुम्हारे पास अब एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो गया है कि तुम उस दुख को अब दबाने लग जाते हो, और तुम लोगों के सामने वो इमोशन दिखाते ही नहीं। और उससे होता क्या है कि वो दुख तुम्हारे अंदर रहने लगता है और वो एक गहरा नासूर बन जाता है। इसीलिए रहमान डकैत यहाँ पर किसी के सामने रोता नहीं, अपने आंसू को पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि बचपन से उसके साथ इतनी सारी चीजें होती हुई आ रही होती हैं कि वो पूरा का पूरा वन ऑफ द ब्रोकन कैरेक्टर बन जाता है। इसीलिए सीन बाय सीन अब कनेक्ट करो चीजों को। यहाँ पर जब हमजा उसे पहली बार थोड़ा सा वैलिडेट करता है तो वो वहीं पे मेल्ट हो जाता है और उसे अपनी टीम में ले लेता है। यहाँ पर वहीं जब भी खनानी ब्रदर्स उसे थोड़ा सा फिर से वैलिडेट करता है। इवन रहमान डकैत इतना ज्यादा इगोइस्टिक क्यों होता है? क्योंकि इगोइस्टिक लोगों की पहचान ही सबसे बड़ी होती है कि वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा मैं पावरफुल रहूंगा उतना ही ज्यादा लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, कोई मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगा, और अगर कोई मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगा तो हर कोई मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा। और वैलिडेशन सीकिंग इसी को बोलते हैं कि हर कोई आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है और आपको उसमें मजा आ रहा है। रहमान को पैसा या पावर की जरूरत नहीं थी, रहमान को चाहिए था वैलिडेशन। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि रहमान डकैत मान लो अगर थेरेपी में जाता तो हम उसे कौन कौन सी डिजीज आइडेंटिफाई करते? तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि रहमान को सीवियर पीटीएसडी था, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजीज, एक ऐसा डिसऑर्डर कि भाई पास्ट में जब आपके बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो जाता है तो ट्रॉमा धीरे धीरे करके याद आता है। दूसरा नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर कि भाई अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगना कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा घर सबसे बड़ा होना चाहिए, मेरी गाड़ी सबसे बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि बाकी सब आपके नीचे रहे, कोई आपका ना कर पाए। तीसरा सबसे बड़ा चीज अटैचमेंट डिसऑर्डर। रहमान डकैत को बचपन से वो अटैचमेंट मिल ही नहीं पाया, वो प्यार मिल ही नहीं पाया। लेकिन यही सबसे बड़ी चीज आप बोलोगे कि
भाई उसकी पत्नी भी तो थी, उसकी पत्नी भी तो उसे प्यार कर सकती थी, उसे वो चीज प्रोवाइड कर सकती थी। भाई तुम ध्यान से इस मूवी में उसकी पत्नी के कैरेक्टर को भी देखो, एक रहमान डकैत के कैरेक्टर टाइप ही थी, उसको भी घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि रहमान डकैत के ऊपर क्या बीत रही है। यहाँ पर रहमान डकैत का बेटा मर जाता है और यहाँ सब लाइन लगा के उसके घर में खड़े होते हैं, तो वो ऐसे नजर उठा के रहमान को बदले के लिए इनडायरेक्टली बोल रही होती है। और रहमान जब यहाँ पर बदला लेने के लिए जा रहा हो तो खुद वो सिगरेट सुलगा रही होती है, जो कि कहीं ना कहीं यही बताता है कि उसकी पत्नी भी थोड़ी सी नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर होती है। वो खुद इतना इमोशनली मैच्योर नहीं होती है कि वो रहमान डकैत को वो इमोशनल वैलिडेशन प्रोवाइड कर पाए। और यहीं पे आता है इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन कि भाई अगर रहमान डकैत को सही करना हो तो हम कैसे सही कर सकते हैं? सेफ रिलेशनशिप। जिस तरीके से उसकी जिंदगी में पूरी की पूरी रिलेशनशिप, चाहे वो माँ का हो चाहे बाप का हो, बिगड़ चुका था, उसको उसी तरीके से एक सेफ रिलेशनशिप दे करके उसकी रिलेशनशिप को सुधारा जा सकता है। और यहीं से लाइफ की रहमान डकैत की लाइफ की सबसे बड़ी चीज हम सीख सकते हैं। रहमान डकैत को लाइफ में कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए वो पूरा का पूरा ब्रोकन हो गया। और हम सब कहीं ना कहीं रहमान डकैत के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक दो फॉलो करते हैं। हमारे लाइफ में भी ऐसा होता ही है कि बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि हम आगे चल के किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, और इसका एक ही सोल्यूशन है कि हमें मौका देना होगा। हमें मौका देना होगा हर किसी को, भले ही हमारा दिल टूटे, लेकिन जब तक हम मौका नहीं देंगे तो हम और भी ज्यादा कमजोर होते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, हमें हमारी फीलिंग्स शेयर करनी पड़ेंगी उस इंसान को जिसको हमारी परवाह है, हर किसी को नहीं, क्योंकि फीलिंग शेयर करने से वो हमारा अंदर का ट्रॉमा, दुख, दर्द और वो नासूर जो है वो गहरा नहीं होता है, बल्कि वो बाहर निकल करके हमें और हल्का महसूस करवाता है। और शायद ये चीज करने से हम रहमान डकैत के उस एक कैरेक्टरिस्टिक वाले बिहेवियर की कैटेगरी में ना फॉल करें। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानता हूँ काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक वीडियो बन गई है ये, कोई बात नहीं, अगले वीडियो में सब कुछ मेंटेन कर देंगे। और भी धुरंधर की वीडियो देखने यहाँ पर आ रही है, जाके जरूर देखिएगा।